होते हैं? जानकार होते हैं, इकोलॉजिकल जानकार बहुत अच्छा रखते हैं वो लोग। उसका नाम था पॉल एहरलिख। क्या नाम था? पॉल एहरलिख। उन्होंने जहाज से उदाहरण देते हुए पर्यावरण के महत्व को, जैव विविधता के महत्व को क्या किया है? समझाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे जहाज को आप जैव विविधता मान लें। कैसे मानेंगे? ये देखिए, एक चक्का प्रजाति है, एक डैना प्रजाति है। नहीं है जी, ये डैना है। डैना मतलब क्या? इसका पंख है। ये इसका कुछ एक पार्ट है, ये इसका लाइट एक पार्ट है, इसके अंदर एसी वेसी लगा होगा एक पार्ट है, अंदर में चेयर लगा होगा वो पार्ट होगा, कई स्क्रूप लगे होंगे छोटे से लेकर बड़े बड़े। ये सारे क्या है? हम मान लेते हैं ये सब जीव है। सारे क्या है? जीव है। और सारे जीवों ने मिलकर इस जहाज को बनाया है। एक एक पार्ट्स मिलकर क्या बनाया है? जहाज बनाया। अब इसमें जितने भी यात्री बैठे हैं, 200 प्लस यात्री बैठे होंगे लगभग एक जहाज में। अब 200 लोग जो हैं आए हों और वो क्या करे कि एक डैना खोलकर चले जाए, दूसरा ये डैना खोल के चले जाए, तीसरा कोई बोले हम चक्का ही लेके चले जाते हैं, चौथा बोलता है हम लाइट ही निकाल के ले चल जाते हैं, पांचवा कहेगा हम एसी निकाल के चल जाते हैं, छठा कहेगा जितना स्क्रूपा है वो खोल के चल जाते हैं। और बताओ, इसी तरह हर एक व्यक्ति अगर एक एक कर एक एक सामान लेकर चला जाएगा तो जहाज बचेगा? नहीं बचेगा। जहाज में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं सभी पार्ट्स क्या है? महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो बेकार में है। अगर लाइट को आप हटा देंगे तो बादल में वो देखेगा कैसे? देखेगा? नहीं देखेगा। अगर चक्का को हटा देंगे तो वो आदमी रनवे पर दौड़ेगा कैसे? वो जहाज कैसे दौड़ेगा? अगर हम इसको हटा दें, विंग्स को हटा दें, तो ये फिर हवा से कैसे कटिंग करेगा? हवा को क्या करता है? फाड़ कर चलता है ना। पक्षी ये जो डैना है ये किसके आधार पर बनाया गया? पक्षी के आधार पर बनाया गया है ना जी। जैसे पक्षी है, पक्षी का देखिएगा इसी प्रकार से जहाज जो बनाया है वो पक्षी को देखकर बनाया गया है। जिसने भी बनाया, राइट बंधु हो, एनीबडी हो, उसने पहले पक्षी को देखा और पक्षी को देखा कि भैया पक्षी, ये जहाज, पक्षी जो उड़ रहा है वो तभी उड़ रहा है क्योंकि उसके पास क्या है? डैना है। हवा को काटने की क्षमता है इसके पास है। तो उसी आधार पर इसको बनाया गया है ना। तो ये सारे पार्ट्स को अगर हम एक एक करके हटाते चले जाएंगे तो इस जहाज की उपयोगिता ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जितने भी जीव इस धरती पर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम या ज्यादा सब उपयोगी है। अगर उनको हम धीरे धीरे नष्ट करते चले जाएंगे, उनको अगर हम खत्म करते चले जाएंगे तो एक दिन हमारा ये इकोसिस्टम जो है, एक दिन जो हमारा पर्यावरण है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए क्या बताया है। कह रहा है जैव विविधता का ह्रास। ह्रास का मतलब खत्म होना, नुकसान होना, धीरे धीरे नष्ट होना, उसको बोलते हैं ह्रास। IUCN के अनुसार, IUCN क्या है हम आगे बताएंगे, है ना। 500 वर्षों में 784 स्पीसीज पृथ्वी से क्या हो गई है? विलुप्त हो चुकी है। कितनी स्पीसीज? 784। अब जैसे हम लोग डायनासोर का नाम सुनते थे, अब मिलता है क्या? आप मेढक भले अभी देख रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब मेढकों की संख्या में भी धीरे धीरे कमी आ रही है। बाघ कभी कितना अधिक होता था, आज बाघ की संख्या घट गई है। पहले हम लोग के टाइम में याद है, पढ़ते थे तो नली खुला होता था और नली में जो पानी बहता था बिल्कुल साफ लगता था, कज्जल पानी बह रहा है, ऐसा पानी। अब तो नली जो है एकदम देखने लायक ही नहीं है ना। हम लोग के घर में जो पैन बगल में था, नीचे हमारा घर तो पैन पे पास ही है, आगे में पैन है, पीछे घर है, पुल बना हुआ है, तो बगल में पंचम भैया का घर है। तो क्या है कि बरसात जब होता था तो हम लोग नाव बनाते थे और नाव को वहां से डालते थे और एकदम कहाँ तक जाते थे? आगे स्कूल है, आदर्श भारती पहले था उधर, अब आ गया मेरे घर के पास, वहां आगे तक जाते थे, मस्जिद के आसपास तक, और वहां तक हम लोग लेकर जाते थे नाव को। कैसे? बीच बीच में उतना घर नहीं था, ऐसा ही था, मेरा घर था, इसके बाद एक बीच में और घर था, तो पुल उल नहीं बने लेता, तो पूरा पैन खाली था और बरसात में पानी तेज बहता था, तो डाल दिए नाव और नाव बहते बहते जा रहा, और कहीं अटक भी गया तो मार ढेला हो रहा, आगे बढ़ा देते थे। कभी कभी ढेलवे लग गया हो रहा तो वह डूब गया, फिर बनाओ कागज का नाव, है ना। ऐसे करते थे बरसात के दिनों में। तो ये सब मेढक उस समय खूब दिखाई देता था।
हमारे बचपन के टाइम में। अब तो मेटल आपको दिखने को नहीं मिलेगा बरसात अगर छोड़ दी जाए तो, क्योंकि सारा नली क्या कर दिया गया, ढक दिया गया। दूसरा, रोज सरफ का पानी बह रहा है पूरा एकदम, उसका लार्वा पनपेगा कभी? पनपेगा ही नहीं, जहरे बह ही रहा उसमें, खाली केमिकल बह रहा है, तो उसका लार्वा जिंदा कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए नहीं होता है, तो धीरे धीरे घट रहा है। 87 पादप प्रजातियां और 38 स्तनधारी है ना, नहीं रीढ़धारी, सॉरी रीढ़धारी, क्या 38 जो है 338 रीढ़धारी और 359 प्राणी ऐसे जो हैं अरीढ़धारी, ऐसे धीरे धीरे क्या हो गए? विलुप्त हो गए। आगे और देखिए, कह रहा है ये कैसे हुआ है? ये हुआ हम लोगों की गलती से। हम लोगों ने इतना ज्यादा केमिकल प्रयोग करना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा रसायन प्रयोग करना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे जीव क्या हो रहे हैं? भाग गए। आप अभी खेतों में जाएंगे तो केचुआ आपको नहीं के बराबर मिलेगा। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। केचुआ हमारे यूरिया वगैरह खाद से वो सब नष्ट हो चुका है। लेकिन जिनमें अगर जैविक खाद का प्रयोग होता है, या जहां तहां अभी भी गोबर उबर छोड़ दीजिए मिट्टी उट्टी के पास, देखिएगा वहां केचुआ हो जाएगा। और केचुआ किसान के क्या कहे जाते हैं? मित्र कहे जाते हैं। अब कहो कि इस केचुआ कोई देखेगा जो उसकी जानकारी नहीं होगी, दूध केचुआ की काम है, तो केचुआ का कितना बड़ा रोल है सोच लीजिए, कि मिट्टी को भुरभुरा बना के रखता है। केचुआ क्या करता है? मिट्टी में घुसते घुसते चलता है, इन्ने उन्ने इन्ने उन्ने, तो मिट्टी को क्या करता है? तोड़ता है। जितना ज्यादा आपके खेत में केचुए होंगे, उतना ज्यादा आपकी मिट्टी उतना अच्छा उर्वर होगी और ज्यादा उपज देगी। लेकिन हम लोग उसको भी खत्म कर दिए हैं। बचपन में केचुआ, जो मुस्लिम बहुत सारे दोस्त थे, वो लोग मछली पकड़ते थे, तो केचुआ से ही मछली पकड़ते थे ना। केचुआ को लाते थे, उसको चेरा भी कहते हैं हम लोग देहात में, और उसको डिब्बा में रखता था, जिरिस मिट्टी और चेरा वगैरह रख दिया। अब होता क्या था कि गया बंसी लेके और जिरिस तूड़ा हो रहा, अब बंसिया में घुसा के तो मछली भी फंसा लेता था। नहीं कहता ये चेरा है, चारा एक तरह से बोलो उसको, मछलियों का चारा है, तो वो इतना फायदेमंद है। देखिए हमारे एक डोडो पक्षी है। डोडो पक्षी के बारे में देखिए, हम बार बार कहते हैं चीजें जो होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड चलती हैं। 8वें में पढ़ना है डोडो पक्षी के बारे में विज्ञान में। मॉरिशस का पक्षी है, जैसे ने कबूतर वुतर खा जाते हो ना, वैसे वहां डोडो पक्षी था। इतना स्वादिष्ट इसका मीट लगता है खाने में, बस इसको मार मार के खाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब मार मार के खाइएगा तो धीरे धीरे वो बचेगा? नहीं बचेगा। और यही कारण है कि डोडो पक्षी भी इस धरती से विलुप्त होना शुरू हो गया और लगभग विलुप्त हो गया। स्टीलर सी काऊ एगो जानवर था, ये रूस का है, ये भी विलुप्त हो गया। थाई लाइसिन जो है ऑस्ट्रेलिया में एक जंतु पाया जाता था, ये भी यहां से क्या हो गया? विलुप्त हो गया। जिन जंतुओं पर, पादपों पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, उसका मिसयूज करेंगे, है ना, तो वो धीरे धीरे हमारे यहां से क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। और धीरे धीरे विलुप्त होगा तो अगर इतना बेंच है यहां पर, रोज एक बेंच हटाओ, एगो हटेगा तो पता नहीं चलेगा, दूगो हटेगा तो भी चलो ठीक ठाक है, एडजस्टमेंट कर लोगे थोड़ा ना, 3 गो हटेगा चलो ठीक है, और 7-7 गो बैठ जाओ, 5 गो 7 गो और एक साइड से पूरे हटा दे, अब कितना दिक्कत होगा सोचिए। यही है जैव विविधता। जितनी विविधताएं होंगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, और विविधताएं नहीं होगी तो उतना ज्यादा हमको उस समस्या को झेलना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये सब जंतुआं धीरे धीरे जंतुएं जो है हमारे पर्यावरण से देखिए विलुप्त हो रही है। ये वन है ना। अब देखिए जंगल है। एक अनुमान के अनुसार उष्णकटिबंधीय, अब उष्णकटिबंधीय क्या है आपको बता चुके हैं हम। उष्णकटिबंधीय वनों में प्रतिवर्ष 14,000 से 40,000 स्पीसीज क्या हो रहे हैं? उसका रीजन बहुत सारा, पर्यावरण भी तो बदल रहा है आज। इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतना ज्यादा गंदगी चारों तरफ। अगर देख लीजिए एक बार नजर उठा के अपने अगल बगल, तो हर चौथे 5वें घर के बाद एक कूड़े का अंबार मिलेगा, जहां खाली जगह है लाओ कूड़ा फेंको जे, लाओ कूड़ा फेंको जे। अब भर भर के ओकरा ऊंचा कर दिया है नहीं, इतना आदमी कचरा फेंक रहा है। कचरे को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। कचरा जो कंपोस्ट हो जाने वाला है उसको वहां फेंकिए। लेकिन सबसे बेकार चीज फोम है और सबसे बेकार चीज प्लास्टिक है। ये 2 चीजें हैं, है ना, कि प्लास्टिक का इस्तेमाल तो एकदम सरकार को चाहिए कि पूरी तरह एकदम एकरा पे लगा दे, एकदम धारा कस के, कि जिसके हाथ में प्लास्टिक देखेंगे, जैसे दारू कैसे भी लगाया है,
एकदम जीरी टीटा की है, तुरंत ले चल जाता है। वैसी धारा उस पर लगा दे प्लास्टिक पर, खास करके पॉलीथीन जो हम लोग सब्जी उब्जी जिस पर ले जाते हैं या अन्य चीजें ले जाते हैं, तो वो सब पे एकदम लगा दे ताकि पॉलीथीन का उपयोग ही न हो। दूसरा फोम, फोम के प्लेट में हम लोग भले खा लेते हैं, लेकिन फोम में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कभी जलाए होगे जरूर उसको, खाना वाना खा के कभी। सबके घर में भी देखो छठ होगा, सबके घर में छठ जब होगा सारे लोग फोम का प्लेट लाएंगे, लो खा लो, खा लिया। अब उसमें गर्म चीज जब डालेंगे, जरा सा माचिस मार के सटाइए उसको, तो क्या होगा, वो करकराएगा। उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसको बोलते हैं पार्टिकल बोलो, अणु बोलो, जो बोलते हो तुम लोग उसको फिजिक्स की भाषा में, तो वो टूटते हैं और वो करकराता है। और अगर वो गर्म चीज धीरे धीरे हमारे शरीर में भोजन के मार्फत से हमारे शरीर में जा रहा है। तो पहला नंबर तो प्लास्टिक का कप हो, प्लास्टिक का किसी भी वस्तु में गर्म पदार्थ तो भूल के नहीं लेना चाहिए। आज कितने लोग हैं जो बेफालतू में कैंसर के शिकार हो रहे हैं, ना जीवन में बीड़ी पिया, न सिगरेट पिया, न दारू पिया, न किसी प्रकार का व्यसन यानी गलत आदत, कोई नशा नहीं किया, इसके बावजूद भी उसको क्या है, तो कैंसर सिर्फ व्यसन से नहीं आ रहा, कैंसर कई माध्यमों से आ रहा है। तो इन चीजों को हमको त्यागना होगा। थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम लोग अपने के साथ साथ दूसरे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप होटल में जाते हैं, समोसा कितना अच्छा लगता है खाने में, नहीं, लेकिन एक बार उसके कारखाने में जरा घुस कर आइए कि कारखाना कितना गंदा है। इन्हें हम देखे हैं, कई दोस्तों का कारखाना है, तो देखे हैं, मैंने अंदर जहां बनाता है उसी को कारखाना खाते हैं। इन्हें तेल चट्टा बोल रहा है पूरा मिठवा पे, है नहीं, और फिर लाया है ना काउंटर में सजा दिया। तुम तो देखा रे साफ मिठा है नहीं। समोसा कोई भी तेल 1 से 2 बार ही यूज होना चाहिए, उतना ही तेल डालिए जितना मुंह छना जाए, 1 से 2 बार। तेल जितना बार आप जला जला कर यूज करेंगे वो भी आपका कैंसर का एक कारण बन सकता है। तेल को 1 बार ही बॉयल करना है, हार्डेस्ट 2 बार करना है, तीसरे बार नहीं है। एक कढ़ाई तेल रख लिए, पूरी छान रहे हैं, पूरी छान रहे हैं, तो जितना ज्यादा तेल जलेगा उतना ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान करेगा। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कभी कभी इन मामलों में छापा भी मारता है, टाउन में खास करके, गांव में नहीं करता है, लेकिन छोड़ देता है, भाई कितना बर्बाद करेगा, संभव ही नहीं है। इसीलिए कहता है सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो रिफाइन है। आदमी रिफाइन को नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज कोई आदमी है जो घर में एकदम कोई पर्व आएगा तो निश्चित है कचौड़ी तो बनना ही बनना है, कुछ बने चाहे ना बने, कचौड़ी और सब्जी, खीर, ये निश्चित रूप से बनता है। लेकिन ये सब भी कारण है, ये जानिए। लोग कहते हैं हमको कैसे हो गया, भैया आपका खान पान जो है ये ही गलत है। हमारा खान पान बिल्कुल अलग होना चाहिए। पहले के जमाना में आप लोग नाम सुने नहीं होंगे, कोदो, कोदो एक अनाज है, कोदो जो है एक अनाज है, और आप सुने नहीं होंगे, कोदो जो होता है उसको खाइए। अभी आश्रम हम लोग 2-4 दिन पहले गए थे, एक लेडीज थी, बहुत हेल्दी थी, वो फोटो दिखा रही थी कि सर देखिए हम इतने बहुत ज़्यादा 86 की 90 किलो के थे और अभी देखिए हम 60-65 किलो के हो गए। बोले हुआ कैसे, तो बोली देखिए वो आई थी प्रचार में, आश्रम में आते रहते हैं लोग ऐसे, तो कोदो दिखाई वो, बोले एकदम महीन एकदम रहता है, सूजी थोड़ा बड़ा एक रहता है, या बोलो मूंग के दाना के बराबर बोलो, उतने बड़ा रहता है वो। उसको फुला के खाना होता है और उसको एक बार खा लीजिएगा, नहीं तो दिन भर आपको भूख नहीं लगेगा। बहुत फायदेमंद है वो कोदो, महंगा है, 700-800 रुपये किलो देता है वो, ऐसा नहीं, लेकिन इतना खा लोगे तो बहुत है। तो पहले के लोग ऐसे ही खाते थे, मड़ुआ की रोटी खाते थे। अभी गेहूं और चावल, भले लोग कहता है गेहूं की रोटी खाओ, चावल से ज्यादा गेहूं से खतरा है, ये जान जाइए, चावल से ज्यादा। लोग शुगर पेशेंट लोग कहते हैं ना कि शुगर पेशेंट को चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए। तुमको बता रहे गेहूं से भी शुगर होता है, गेहूं से भी शुगर होता है। गेहूं में एक पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं भूल गए नाम, जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, और यही कारण है तुम्हारा शुगर उगर का। जैसे ही आटा सानोगे तो लस लस करेगा, लस लस पदार्थ तो खाना ही नहीं चाहिए। आप मड़ुआ का आटा सान के दिखाइए जरा, लस लस करेगा, करेगा? मकई का आटा सानी जरा देखिए, लस लस करता है, हार्ड टाइप का रहता है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है।
गेहूं में ही अच्छा हमारे लिए। चावल तो और बढ़िया है, लेकिन चावल कौन? देहाती प्योर। ये नहीं कि वो पॉलिश वाला लाते हैं और खाते हैं, वो नहीं, वो फायदा नहीं है। तो देखिए हमारा 14,000 से 40,000 स्पीसीज विलुप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद संयुक्त राज्य अमेरिका के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2100 तक, यानी अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं और अभी 2024 चल रहा है, 50-60 साल और 2100 ईस्वी तक आते आते विश्व की आधी स्पीसीज क्या हो जाएगी? खतरा बना हुआ है खत्म होने का। और आप देखो ना, दिन प्रतिदिन कितना गर्मी बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन कितना समस्याएं आ रही है, दिन प्रतिदिन कितना नुकसान हो रहा है, आप खुद देखते जाइए, है ना, कितना टेम्परेचर, पर्यावरण बदल रहा है। तो 2100 ईस्वी तक आते आते विश्व की आधी प्रजातियां क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। अब देख रहे हो महंगाई कितना चरम सीमा पर है। लहसुन 350 रुपये किलो हो गया क्या? अब अलुआ तो 35 से नीचे हो ही नहीं रहा लगता है। अलुआ कैसे है? लगभग 35 है, नहीं है? अब बताओ 1 किलो आलू, 2 किलो आलू तो लगभग 1.5 से 2 किलो आलू हर घर में खर्च है। अगर 5 से 7 परिवार का आपका परिवार है तो लोगों का सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना मिला के लगभग, और आलू ऐसा सब्जी है जो हर सब्जी में मिक्स हो जाता है। तो 1.5-2 किलो आलू 70 रुपये तो रोज आलू खा रहा है लोग। तेल भी वैसे ही महंगा हो गया है, लहसुन वैसे ही महंगा है, हर चीज महंगा होते जा रहा है, रिफाइंड भी महंगा हो गया है, टोटल चीज। तो ये क्या है? धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी क्योंकि चीजें क्या है? घटते जा रही है। अभी बाढ़ आया है जी, उत्तरी साइड में बाढ़ आया, देखो प्याज का रेट कितना महंगा है। अभी प्याज कैसे होगा? 50-60 से कम होगा? उससे कम नहीं होगा 50-60 से, जबकि सीजन में 10 रुपये तक आ जाता है, 15 रुपये तक आ जाता है, लेकिन अभी 60 क्यों? उन्हें बाढ़ आ गया, पूरा फसल बर्बाद, उन्हें डिमांड बढ़ गया, खाएगा तो रोक लो, तो डिमांड गया बढ़ गया, जो फसल हुआ वो हो गया बर्बाद। तो जहां ऐसी घटनाएं होगी तो होते रहेगा, पर्यावरण चेंज होगा, घटनाएं होंगी, महंगाई बढ़ते रहेगी, खाना भी मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। देखिए कह रहा है कि 20 वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में 27 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और 15,500 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के आधार पर हैं, जिसमें 23% ऐसे जानवर है जो स्तनधारी हैं, और उभयचर आपको पता है 22% है, 32% है, और पक्षी 12% है, आवृत्तिबीजी जो है ये 31% है। ये ऐसे जीव हैं जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं हमारे यहाँ से। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, जब हम इतना चीज देख लिए कि जैव विविधता देख लिए, और ये भी देख रहे हैं कि जैव विविधता धीरे धीरे क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। अब लोग जान रहे हैं कि अगर ये खत्म हो गया तो मनुष्य भी बचने वाला नहीं है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इसके लिए एक कमेटी गठित किया गया, एक संस्था बनाया गया, जिस संस्था का नाम है IUCN।